मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया था, जिसका नाम था चैप्टर में कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन को अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से रासायनिक समन्वय होता है, जिसमें हमारी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं वो उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस बताया था, फिर उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड बता रहे थे, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में मैंने दो पार्ट आपको बताए थे, अग्रपाली और पश्चपाली, या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस या न्यूरो हाइपोफाइसिस। डायग्राम बना करके मैंने दोनों पार्ट्स को बताया था। ठीक, अब देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक तो आपको ग्रोथ हार्मोन बताया गया था, और उस ग्रोथ हार्मोन के द्वारा जो इफेक्ट्स आते हाइपर सीक्रेशन के और हाइपो सीक्रेशन के, वो मैंने आपको बताए थे। ठीक, उसके बाद में दूसरा उसमें नाम बताया गया था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को मैंने आपको बता दिया था, और फिर ये कहा था कि ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नाम बताया था FSH और एक नाम बताया था LH या ICSH। ठीक है, तो आप FSH से शुरू करेंगे। FSH, इसको आप एक पार्ट के रूप में लिख सकते हो, FSH। इसका पूरा नाम होता है फॉलिकिल। इसके बाद में स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH या फॉलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम कह रहे होते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। अब देखिए, ये हार्मोन मेल और फीमेल में कैसे कार्य करता है, ये अपने को बताना है। अगर हम इस हार्मोन की बात करें फीमेल में, तो ये फीमेल में क्या करेगा, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, उन्हें ये स्टिमुलेट करता है, उन्हें ये मैच्योर करता है, परिपक्व कर रहा होता है। साथ में हम कह रहे होते हैं कि जो फीमेल होते हैं उनमें फीमेल हार्मोन, जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, उस हार्मोन के स्राव को भी ये उद्दीपित करता है या प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरा इसी का अगर हम मेल में बता रहे होते हैं, तो हम मेल में बताते हैं कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, अर्थात वृषण में पाई जाने वाली जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उनकी वृद्धि में सहायक होता है, तथा उनके द्वारा शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। अर्थात ये अंडाणु के निर्माण की क्रिया को भी प्रेरित कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को भी प्रेरित कर रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों युग्मक होते हैं, अर्थात हम इस हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि यह हार्मोन युग्मकों के निर्माण एवं उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अर्थात फीमेल में क्या बताया मैंने, अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि, उनके परिपक्वन एवं मादा एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, जबकि नर में या पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि एवं शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका अगर दूसरा कोई नाम देना चाहते हैं तो गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कह देते हैं। किसे? FSH को।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप बता सकते हो यह हार्मोन स्त्रियों का मतलब होता है फीमेल में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि कोमा उनके परिपक्वन एवं मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस के स्राव को उद्दीपित करता है, ठीक है। ये तो आपने किस में बता दिया, फीमेल में। अब देखिए मेल में इसका क्या काम होगा, मेल में बताना है इसका क्या काम होगा, बताओ। अर्थात हम यहां पर बता रहे होते हैं यह पुरुषों में या नर कह सकते हो में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि एवं शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है। अर्थात मेल में ये शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि एवं किसके लिए, शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है ना। यह हार्मोन या फिर लिख दीजिए इस हार्मोन की युग्मक निर्माण में प्रमुख भूमिका होने के कारण क्या बोलेंगे, इसे गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर कह देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है एफएसएच का जो फंक्शन है वो मेल और फीमेल दोनों में आपने देख लिया, मेल में क्या है और फीमेल में क्या है, ठीक है ना। फीमेल में क्या बता दिया मैंने कि जो अंडाशय पुट्टिकाएं हैं उनकी वृद्धि, उनके मैचुरेशन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को उद्दीपित करना होता है, जबकि मेल में सेमनीफेरस टिबिन्स की वृद्धि एवं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है।
इसीलिए इसे हम युग्मक निर्माण में प्रमुख भूमिका होने के कारण क्या कह रहे होते हैं, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो नाम दिया जाता है उसको हम कह रहे होते हैं LH या ICSH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग, क्या लिख दोगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। एस का मतलब क्या होगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। ठीक, अब देखिए ये जो हार्मोन होता है इसका जो मेल में फंक्शन होता है वो मेल में क्या फंक्शन होगा, नर में तो ये हार्मोन क्या करता है, जो वृषण होते हैं उन वृषण में पाई जाने वाली जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं उन अंतराली कोशिकाओं से मेल हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। मेल हार्मोन मीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और फीमेल में इसका काम क्या होता है, फीमेल में इसका काम होता है जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उनके विकास या उनके परिपक्वन की बात कर रहे होते हैं। दूसरा ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग की बात कर रहे होते हैं, और अंडोत्सर्ग के बाद में कार्पस ल्यूटियम के निर्माण की बात कर रहे होते हैं। साथ में कॉर्पस ल्यूटियम से फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावित करने के प्रेरण की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या बताते हैं, यह हार्मोन पुरुषों में या मेल में कह सकते हो वृषण की अंतराली कोशिकाओं को नर हार्मोन या एंड्रोजेंस को स्रावित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है, ये तो किस में हो गया, मेल में। अब आगे देखिए बता सकते हो, तथा स्त्रियों में ये हार्मोन ग्राफियन पुट्टिकाओं के मैचुरेशन परिपक्वन
कोमा अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का बाहर निकलना, तथा कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है, को प्रेरित करता है, तथा यह किसके लिए, कॉर्पस ल्यूटियम से, तथा यह कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो मादा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव को भी प्रेरित करता है, स्राव को भी प्रेरित करता है। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल में फंक्शन कर रहे होते हैं। किसमें, मेल और फीमेल में फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है नंबर 3, कौन सा हार्मोन, नंबर 3, जिसको हम कह रहे होते TSH, इसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको आप शॉर्ट में आसानी से याद रख सकते हो, शॉर्ट में आसानी से इनको याद रखा जाता है। T का मतलब थायराइड, H का मतलब स्टिमुलेटिंग, H का मतलब क्या हो गया, हार्मोन। अर्थात ये क्या होगा, हिंदी में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, हिंदी में लिखा जाता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। कौन सी वाली ग्रंथि को ये प्रेरित करता है, थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो हार्मोन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन है, जो थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्लैंड की वृद्धि एवं उसका नियमन करता है, एवं उसका नियमन करता है, नियमन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हार्मोन कहां से स्रावित हो रहा है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से, और ये कहां पर जाएगा, थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड को ये उसकी वृद्धि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, आगे हम बता रहे होते हैं इस हार्मोन का स्राव, इस हार्मोन का स्राव TRH, जिसको हम कह रहे होते हैं
ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया था कि मोचक हार्मोन कहां से बनते हैं? हाइपोथैलेमस से। तो ये कहां से स्रावित होगा? हाइपोथैलेमस से। अर्थात इस हार्मोन का स्राव TRH हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, प्रेरित होता है। और TRH कहां से बनेगा? TRH हाइपोथैलेमस, जिसको सुप्रीम कमांडर कहा गया था, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है, द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कितने हार्मोन हो गए? 3। नेक्स्ट नंबर 4, जिसमें हम नाम दे रहे होते हैं ACTH। पूरा नाम होता है इसका एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ए से क्या बन जाता है? एडिनो, सी से कॉर्टिको, टी से ट्रॉपिक, एच से हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होकर कहां पर जाता है? जो एडिनल ग्लैंड होती है, जो आदि वृक्क ग्रंथि होती है, उसके कॉर्टेक्स वाले भाग को स्रावित करता है हार्मोन। कॉर्टेक्स वाले भाग को प्रेरित करता है हार्मोन स्रावित करने के लिए। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन आदि वृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग को, उसकी वृद्धि तथा उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या बोला जाता है? यह हार्मोन आदि वृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि एवं उससे निकलने वाले हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, ठीक है। और कहां से स्रावित होगा? यह पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग की कॉर्टिकोट्रॉफ कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तथा इसके स्राव को
CRH हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित कॉर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है ना। अर्थात ये जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये क्या करता है, जो आदिवृक्क ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग है उसकी वृद्धि को प्रेरित करेगा, उससे निकलने वाले हार्मोन को स्रावित करता है। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली की कॉर्टिकोट्रोप कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है तथा इसके स्राव को हाइपोथैलेमस के द्वारा जो CRH होता है वो प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा जो CRH बनता है। इसलिए देखिए आपको कहा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है इट इज कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अर्थात ये जो अंतःस्रावी तंत्र है उसकी कौन सी ग्रंथि कहलानी होती है? वो सर्वोच्च कमांडर या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्लियर हो गया? पहले मैं इस चीज को बता चुका हूं। अब देखिए नंबर 5 जिसमें हम नाम दे सकते हैं प्रोलैक्टिन या तो लैक्टोजेनिक कह दें इसको, लैक्टोजेनिक हार्मोन या इसका नाम होता है दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या इसका तीसरा नाम भी होता है मेमोट्रोपिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना। इसको हम चाहें तो LTH कह सकते हैं। यह दुग्धजनक हार्मोन होता है या इसको PR कह सकते हैं प्रोलैक्टिन, या इसको MTH कह सकते हैं मेमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना। अब देखिए ये जो हार्मोन है ये हार्मोन क्या करता है और कहां से बनता है? ये भी पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली की लैक्टोट्रोप कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और ये हार्मोन गर्भावस्था में जो फीमेल है उनके स्तनों में वृद्धि करवाता है तथा शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इसीलिए इसको दुग्धजनक या लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है ना। क्या बताओगे? ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की लैक्टोट्रोफ कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तथा गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करता है, स्तनों की वृद्धि करता है।
तथा शिशु जन्म के पश्चात या शिशु जन्म के समय कह सकते हो, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। अतः इसे दुग्ध जनक हार्मोन कह देते हैं। अतः इसे लैक्टोजेनिक दुग्ध जनक हार्मोन कह देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लैक्टोजेनिक। अर्थात जो स्तन ग्रंथियां हैं उन स्तन ग्रंथियों में ये दुग्ध के निर्माण की क्रिया को भी प्रेरित करता है, प्लस जो बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके पोषण के लिए जो दूध वहां से लैक्टेट होना चाहिए या उसको वहां से स्रावित होना चाहिए, उस क्रिया को भी कौन स्रावित कर रहा होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर हो गया? ठीक है, कितने हार्मोन बता दिए गए? 5। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 6, इसको इरेज कर देते हैं। इसको यहां पर क्या करें, नंबर 5 देकर के, नंबर 6 है ना, नंबर 6 देकर के यहां पर नाम दे दें MSH। इसको कह रहे होते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, क्या बोला जाता है इसको, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है, अब देखिए ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस का बड़ा पिंड होता है, उन दोनों के मध्य में ये पार्स इंटरमीडिया से बनता है। इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, इसे इंटरमीडियन भी कह देते हैं। ठीक है, क्यों कह देते हैं, क्योंकि यह पार्श इंटरमीडिया से स्रावित होता है, ठीक है ना। मैंने आपको डायग्राम बताया था पहले वीडियो में, और उसमें जो पीयूष ग्रंथि का डायग्राम है उसमें बीच के अंदर मैंने अलग से हरे रंग से बताया था, उसको नाम दिया था पार्स इंटरमीडिया। ठीक है ना। साथ में देखिए ये क्या करता है, यह मानव में रंगा कोशिकाओं
में मेलेनिन ये वर्णक होता है। मेलेनिन के कणों को फैलाकर रंग को गहरा बना देता है, डार्क गहरा बनाता है। ठीक है। इसके साथ साथ मनुष्य की त्वचा पर यह मनुष्य की त्वचा पर काले रंग के तिल, जिसको मोर कह रहे होते हैं, तथा चकत्ते काले रंग के स्पॉट बनाने को प्रेरित करता है, बनाने को प्रेरित करता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट, एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले भाग को बता रहा है। अब देखिए दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था पीयूष ग्रंथि का, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर आप लिख सकते हो न्यूरो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन। जब मैं बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा केवल कितने हार्मोन बनते हैं, 2, जिसमें एक नाम आता है, या तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं वैसोप्रेसिन, क्या कह रहे होते हैं, वैसोप्रेसिन, या दूसरा नाम होता है इसी का एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एडीएच। ठीक है ना। अब देखिए ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, जो वृक्क नलिकाएं होती हैं उसमें जल के पुनः अवशोषण की क्रिया को बढ़ाता है। यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण की क्रिया को बढ़ाता है, क्रिया को बढ़ाता है। इसलिए इसे मूत्र विरोधी हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना। ये जो लिखा है ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका मतलब क्या होगा,
जब वृक्क नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण हो जाएगा तो यूरिन बहुत कम मात्रा में बनेगी, इसलिए ये नाम क्या रख दिया जाता है कि इसको मूत्र विरोधी हार्मोन कह देते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए ये कहा जाता है इस हार्मोन की कमी के कारण, इस हार्मोन की कमी के कारण मूत्र के साथ जल की अत्यधिक मात्रा रहती है तथा मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है। रक्त कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इसे मूत्रलता डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है। इस कारण मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। इसे क्या बोलते हैं? इंसिपिडस डायबिटीज। इसे डायबिटीज, इंसिपिडस कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा डायबिटीज दो तरह का होता है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। मेलिटस में तो यूरिन के साथ शुगर जाता है और डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन के साथ में जल की अत्यधिक मात्रा जाती है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम बता रहे होते हैं इस कारण से या फिर आप कह दीजिए यह शरीर में रक्त दाब को बढ़ाता है, रक्त दाब को बढ़ाता है तथा इसका नियंत्रण का मतलब है एडीएच, हाइपोथैलेमस के परासरण नियंत्रण केंद्र द्वारा होता है। ठीक है ना। अर्थात इसको जो नियंत्रित कर रहा होता है वो हाइपोथैलेमस का परासरण नियंत्रण केंद्र। ठीक है ना। अब देखिए इसके पश्चात जो दूसरा हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस से बनता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। या इसी का दूसरा नाम होता है पिटोसिन। क्या होता है? पिटोसिन। ठीक है ना। ये जो हार्मोन है ये हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम काल में, ठीक है,
गर्भावस्था के अंतिम काल में, अर्थात हम कह सकते हैं यह मादा में गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है, में संकुचन को प्रेरित करता है, ठीक है ना। इस कारण से क्या बन जाता है, इस कारण से प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। कौन सी पीड़ा? प्रसव पीड़ा, ठीक है ना। इस कारण लेबर पेन, प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रसव आसानी से हो जाता है, प्रसव आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। प्रसव के पश्चात गर्भाशय की दीवारों को पुनः सामान्य अवस्था में लाने का कार्य भी यही हार्मोन करता है, तथा प्रसव के पश्चात यह स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को भी प्रेरित करता है, ठीक है। ये क्रिया मैंने प्रोलैक्टिन से भी बताई थी, लेकिन प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को भी कर रहा होता है प्रेरित, और इसके साथ साथ ये हार्मोन भी प्रसव के पश्चात जब शिशु का जन्म हो जाता है तो ये क्या करता है, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कई बार जब प्रेगनेंसी में या बच्चे के पैदा होने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे होते हैं। डॉक्टर मैक्सिमम क्या करते हैं, पहले ये प्रयास करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे करके क्या करते हैं, वो वहां पर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करा रहे होते हैं, एक तरह से आर्टिफिशियल लेबर पेन क्रिएट करा रहे होते हैं। और जब वहां पर लेबर पेन क्रिएट हो जाता है तो डिलीवरी आसानी से, बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है, और इसके पश्चात भी बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा होता है तो भी डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन के द्वारा उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, जिसे हम सीजेरियन डिलीवरी कह देते हैं, ठीक है ना। ओके।